तो जाहिर है कि जो जो नेता जिन पर भ्रष्टाचार के मामले बन रहे हैं या जांच चल रही है, उन सब पर कानून का जब शिकंजा कसता है तो शोर भी मचाया जाता है, राजनीति की दुहाई भी दी जाती है। लेकिन इन सब के बीच वास्तविकता क्या है? जब ये बात कही जाती है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को सरकार अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए प्रयोग कर रही है, तो क्या वाकई ऐसा है? क्या बिना किसी तथ्य के और बिना किसी कारण के ईडी किसी को गिरफ्तार कर सकती है, मामला आगे बढ़ सकता है? तमाम ऐसे सवाल हमारे आपके जहन में भी होंगे, जिसके जवाब आज देने की कोशिश करेंगे। और इसी से जुड़ा हमारा आज का विशेष जो कहता है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति। हमारे साथ जुड़े हैं करनाल सिंह जी, जो पूर्व प्रमुख हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के, प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख आप रह चुके हैं। और हमारे साथ थोड़ी ही देर में ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर भी जुड़ेंगे। करनाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। करनाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। करनाल सिंह जी, जैसा मैंने अभी कहा कि प्रवर्तन निदेशालय, क्योंकि हमने देखा कि कैसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर समन पर समन दिए जाते रहे, वो उपस्थित नहीं हुए, अभी तक तो उपस्थित नहीं हुए हैं। ऐसे में एक सवाल जो जहन में आता है वो यही कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच की किस स्तर पे आके समन देता है? अगर हमें पहले ये समझने की जरूरत है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट केस कैसे टेकअप करता है। सबसे पहले कहीं कोई दूसरी एजेंसी केस रजिस्टर करती है, जिसको हम शेड्यूल ऑफेंस बोलते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो 3 शेड्यूल हैं, उसमें करीब 29 एक्ट हैं और 160 के करीब सेक्शंस हैं। उनके अधीन अगर कोई केस किसी दूसरी एजेंसी रजिस्टर करती है, तभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट केस रजिस्टर करती है। यानी अगर उन केसेस में, जिनको हम प्रेडिकेट ऑफेंस कहते हैं, अगर मनी भ्रष्टाचार होता है या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होता है और उसको कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, उस पर ईडी केस रजिस्टर करती है। इसका मतलब जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास केस आता है तो दूसरी एजेंसी ऑलरेडी कुछ ना कुछ एविडेंस निकाल चुकी होती है और उन एविडेंसेस के बेस पे पहले उसको एनालाइज करती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। जब उनको लगता है कि इसमें पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, तब उन लोगों को क्वेश्चन करने के लिए, इंटेरोगेशन करने के लिए पीएमएलए के सेक्शन 50 के तहत उनको समन देती है। लेकिन ऐसे में करनाल जी, जैसे हमने देखा कि सभी कितने नेता ऐसे हैं जिन्हें समन पे समन दिए जाते हैं, लेकिन वो उपस्थित नहीं होते। पहली बात, जिसको समन दिया जाता है उसके सामने क्या विकल्प होता है? तो उसके सामने बेसिकली 2 विकल्प हैं। एक विकल्प है वो कोर्ट जाए और कोर्ट जाके कहें कि हमको समन जो दिया गया है वो निराधार है, इसमें कोई एविडेंस नहीं है, हमें प्रोटेक्शन दिया जाए। दूसरा है कि वो पेश हो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने और उनके सवालों का जवाब। जी, तो ऐसे में जब समन देने पर भी कोई उपस्थित नहीं होता, जैसा हम कितने राजनेताओं के संदर्भ में देख रहे हैं, तो ईडी समन पे समन देता है, ये हम देख ही रहे हैं। लेकिन क्या इसके आगे भी कोई प्रक्रिया है जिसको फॉलो किया जा सकता है? क्या गिरफ्तारी भी हो पाती है? उसके लिए भी क्या कारण होने चाहिए? क्योंकि गिरफ्तारी करने से पहले जो सेक्शन 19 है पीएमएलए का, उसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसके पास एविडेंस होने जरूरी है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व रहा है। तो ईडी कोर्ट का जरिया भी अपना सकती है, अरेस्ट भी कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कितने एविडेंस आए हैं। अगर एविडेंस पूरे नहीं है तो कोर्ट के थ्रू उन लोगों को वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करा सकती है, जिसमें उनको आने पर बाध्य होना पड़ेगा। लेकिन हमने पीछे ये भी देखा करनाल सिंह जी कि बिना समन के भी गिरफ्तार किया गया है नेताओं को। नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके पास एविडेंस हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, क्योंकि सेक्शन 19 में क्लियरली लिखा हुआ है कि वो तभी अरेस्ट कर सकता है जब वो श्योर है, रीजन टू बिलीव उसके पास आ गया है कि आदमी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। अगर इतने एविडेंस आ गए हैं तो वो बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है। जी, बिना समन दिए भी गिरफ्तारी हो सकती है, ईडी के अधिकार क्षेत्र में ये आता है। करनाल सिंह जी, आप बने रहिए हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर जी भी जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल जी, जब भी बात होती है सीबीआई की या फिर प्रवर्तन निदेशालय की, तो हर बार हम देखते हैं कि नेताओं की ओर से यही कहा जाता है कि सरकार इनका दुरुपयोग कर रही है। अब जो मामले चल रहे हैं ईडी के द्वारा, नेताओं पर पूछताछ हो रही है, कानून का शिकंजा कस रहा है, ऐसे में ईडी पर सवाल उठाना
कितना किस तरह इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि अब चुनाव भी आ रहे हैं तो विपक्ष तो हमलावर है इस मुद्दे को लेकर। देखिए, मुझे लगता है बात तो तथ्यों पर करनी चाहिए। आरोप तो हर समय लग सकते हैं। पहले भी लगते रहे हैं। जब सरकार यूपीए की रही तब भी कोर्ट ने भी ये कहा है कि ये जो एजेंसीज है वो एक केज पैरेट की तरह है। लेकिन इन दो केसेस में, खास करके जो लालू प्रसाद यादव और हेमंत सोरेन वाले केसेस है, इसमें जो आरोप है, आप यदि 2019 का उनका अपना एफिडेविट देखें और उसके तुलना में आज उनकी संपत्ति का ब्यौरा देखें, या जो 4.55 एकड़ की लैंड का जो सेना वाला मामला है, माइनिंग का इशू है, इसमें सब में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसका जो आरोप है, उसके संबंध में ऑलरेडी ये कोर्ट को अप्रोच कर चुके हैं और कोर्ट ने प्राइमा फेसी ये माना है कि केस बनता है। इसी वजह से 20 जनवरी को ऑलरेडी वो एक बार ईडी को फेस कर चुके हैं और उनको 30 और 31 के बीच में कभी एक बार फिर से आना पड़ेगा, ये पता था। इसीलिए शायद ये रणनीति बना रहे हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव जी ने किया था, उसी तरीके से कि अपनी पत्नी को बनाने के लिए और लीगल ऑप्शंस ये करने के लिए। तो ये पॉलिटिकल गेम है और इसका लीगल एंगल भी है और हेमंत सोरेन सारे लीगल ऑप्शंस और पॉलिटिकल ऑप्शंस पर शायद काम कर रहा है। वही मामला उधर कल जब लालू प्रसाद यादव जी को बुलाया गया था तो उससे संदर्भ में भी है, क्योंकि वो जो स्कैम जिसके एलिगेशंस है वो तो लैंड अगेंस्ट जॉब है, वो तो और भी भयंकर मामला है, क्योंकि और वो मामला आज का नहीं है, वो यूपीए के समय ही दर्ज हुए केसेस है सारे। अब वो क्योंकि चार्जशीट फाइल हुई है, इस वजह से मुझे लगता है इसमें तो बहुत कम रोल बच जाता है और ऐसे में मुझे लगता है कि गरीबों के मसीहा है और पिछड़ों की राजनीति करते हैं, तो ये जमीनें जॉब के अगेंस्ट किसकी लिखवा ली थी, वो उसका कहीं ना कहीं तो उत्तर देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि करप्शन के इशू में जब एविडेंसेस सामने हो और जो एलिगेशंस जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं उसके आधार पर लग रहे हो, तो उसमें केवल ये पॉलिटिकल वेंडेटा के नाम से ये आरोप करके नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं हर राजनीतिक दल को जो एजेंसीज के प्रति भी और लोगों के प्रति भी जो उनका उत्तरदायित्व है, उनको उत्तर तो देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। ऐसे में कनाल जी, ये जो समन पे समन दिए जाते हैं, इनका भी क्या औचित्य होता है या क्या प्रक्रिया होती है? क्योंकि 3, 4, 5, 6, 7 एक के बाद एक समन, तो इसके पीछे क्या सोच होती है और क्या कुछ जांच के तथ्य होते हैं जिसके आधार पर समन देते रहना होता है? इसकी भी कोई सीमा होती होगी? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ड्यूटी है कि केस को जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट करे और उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए जिसको भी इंटरोगेट करना है, जिसको भी क्वेश्चन करना है, उसको जल्दी बुलाने की जरूरत पड़ती है। अगर कोई आदमी एक बार नहीं आता तो फिर सर्टेनली उसको दोबारा समन दिया जाता है, तिबारा समन दिया जाता है और फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी स्ट्रेटेजी बना सकती है कि इसको समन देना है या हमें कोर्ट में जाना है, या अगर एविडेंस सफिशिएंट है तो उसको अरेस्ट करना है। तो यानी कि ईडी भी कोर्ट में जाकर समन अगर नहीं उपस्थित होता है व्यक्ति, तो गिरफ्तारी के लिए कोर्ट में जा सकती है और गिरफ्तारी हो सकती है। आपने इसको पहले भी समझाया, लेकिन कनाल जी यहाँ पर एक और सवाल समझना चाहते हैं इस बात को लेकर, क्योंकि जब भी ईडी की पूछताछ होती है, जो सवाल पूछे जाते हैं, जो जवाब आते हैं, कानून की नजर में उन सभी को साक्ष्य के रूप में लिया जाता होगा। कानून या अदालतें ईडी के द्वारा जो जवाब, जो भी जांच की जाती है, उसको किस तरह से लेती है और देखती है? कि जो जैसे पुलिस के सामने दिया गया बयान जो है एविडेंस एक्ट के तहत वो एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर के सामने जो बयान दिया गया है वो कोर्ट में एडमिसिबल है। तो जो भी एविडेंसेस कलेक्ट होते हैं इंटरोगेशन के दौरान, जो वो जवाब देते हैं, वो सारे के सारे कोर्ट में एज एविडेंस एडमिसिबल हैं।
जी, तो यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक तरीके से जो भी काम कर रही है वो अदालत के सामने भी साबित किया जा सकता है और वो स्वीकार्य साक्ष्य होते, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और इसीलिए प्रफुल्ल जी, यहाँ पर एक तरीके से अब देखते हैं, जब हम एक चुनावी माहौल बन रहा है, लोकसभा चुनाव सामने हैं और जन समर्थन का प्रयास हर नेता कर रहा है, ऐसे में सही तथ्यों को समझना या सामने लाना ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि नेता तो अपने समर्थकों को यही कहते हैं कि लीजिए राजनीति के लिए मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है। देखिए ममता जी, ये जो केसेस है इसमें न केवल एविडेंसेस बल्कि जो को एक्यूज्ड है इसमें, इनके साथ और भी जिनके नाम इस केस में दर्ज है, उनके स्टेटमेंट्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं। बिल्कुल। जैसे हेमंत सोरेन वाले मामले में 13 लोगों के हैं। इधर दिल्ली में जो आबकारी घोटाले की चर्चा होती है उसमें भी है। लालू प्रसाद वाले यादव वाले मामले में तो जब तेजस्वी यादव का नाम और बाकी उनके परिवारजनों का नाम आया है, तो वो नाम जो व्यक्ति उससे पीड़ित है उन्होंने वो नाम लिए हैं, तो वो ऑन रिकॉर्ड ऑलरेडी आ गया है। अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो केवल उन डॉट्स को कनेक्ट करते हुए क्वेश्चनिंग करेगी कि भाई हमारे सामने ये तथ्य है, ये पैसा यहां से यहां गया है और ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, आपका इसके बारे में क्या कहना है। और यदि वो कोई भी उनका स्पष्टीकरण यदि समाधानकारक नहीं है, तो ऐसे में सारे लीगल ऑप्शंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के सामने खुल जाते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जब हम लोकतंत्र में हैं और रूल ऑफ लॉ है, तो ऐसे में हम छोटी सी छोटी घटना में हम देखते हैं कि जब पुलिस कोई समन करती है, किसी इन्वेस्टिगेशन की इसमें बुलाती है, तो सामान्य व्यक्ति उपस्थित हो जाता है। ये पॉलिटिकल इसका पैट्रोनेज का एडवांटेज लेते हुए किस तरीके से इस समन्स को नकारना, फिर ये समन ही इलीगल है लेकिन ये प्रफुल्ल जी, कहना। एक बात ये और भी कही जाती रही है कि अमूमन ये देखा जाता है कि विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ ईडी ज्यादा सक्रियता से काम करती नजर आती है, या यूं कहें कि इसको ज्यादा खबरों में उछाला जाता है। जी, ये आरोप मैंने कहा ना कि ये कनाल जी, आपसे इस पे आखिरी जवाब लूंगी जी, एक बार प्रफुल्ल जी से, संक्षेप में प्रफुल्ल जी। जी जी देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप पॉलिटिकली होते रहे, लेकिन इन केसेस की यदि हम जेनेसिस देखें, केसेस कब रजिस्टर हुए हैं और उसकी आज स्टेज क्या है, तो बिल्कुल। उसमें हमको ये ध्यान में आता है कि कोर्ट से क्लियरेंस मिलने के बाद ये केसेस आगे बढ़े हैं। तो इसकी स्टेज देखते हुए भी हमको बाकी केसेस से इसको कंपेयर करते हुए देखना होगा। बिल्कुल ठीक। करनाल जी, इस आखिरी आपसे जवाब इसी सवाल का, खासकर कि प्राथमिकताएं कैसे तय की जाती हैं ईडी के द्वारा, कौन से नेता हैं जिन पर शिकंजा कसा जा रहा है या किन के ऊपर केस पहले किया जाना चाहिए इत्यादि। ये केवल डिपेंड करता है जो शेड्यूल ऑफेंस है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि दूसरी एजेंसी एक केस रजिस्टर करती है जिसमें अगर मनी लॉन्ड्रिंग के क्वांटम ज्यादा नजर आता है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्वांटम नजर आता है, तो उस केस को ईडी टेकअप करती है और उस केस को इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जी बिल्कुल। तो यानी ये समझना जरूरी है, जैसा करनैल सिंह जी आपने हमें बताया है, ये समझना जरूरी है कि तथ्यों के आधार पर जांच की जाती है और मामले पहले से चलते आ रहे हैं जिनके अब परतें और ज्यादा खुल रही हैं, और ये जनता को समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया करनैल सिंह जी आपका भी, और प्रफुल्ल जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक।